रूस यूक्रेन के बीच मिनट मिनट सेकंड सेकंड सिर्फ युद्ध का वर्चुअल सायरन बज रहा है। ऐसा वर्चुअल सायरन जिसमें एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, फॉल्स फ्लैग हमला, सब कुछ है। आपका सवाल होगा कि रशिया यूक्रेन के बीच जंग के आसार हैं, तो अमेरिका इतना भभक क्यों रहा है। आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि अगर रशिया यूक्रेन टकराए तो भारत पर असर क्या पड़ेगा। नमस्ते, मैं राशिद। यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रशिया के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आई है। रशिया स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों पर हमले की चेतावनी जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जारी तनाव के बीच रशिया के कई शहरों में शॉपिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर हमला हो सकता है। मतलब एकदम साफ है कि अब खतरे की जद में रूस भी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में मीटिंग की है। रशिया की बख्तरबंद तोपों के यूक्रेन सीमा की ओर बढ़ने की खबरों के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया और चेताया कि बाइडेन युद्ध रोकने के लिए किसी भी समय रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। ब्लिंकन ने युद्ध के कगार पर होने की बात भी कही। ऐसे में मेरी डिबेट के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या अब रशिया कभी भी यूक्रेन पर फुल स्केल हमला करने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध के साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? क्या पुतिन की जिद बहुत बड़ी तबाही लाएगी? सवाल यह भी कि रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत पर असर क्या पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र कब तक वतन वापस आएंगे? मैं डिबेट ओपन करूं, पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले देश के बड़े डिप्लोमेट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को सुनिए। रशिया के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो ने यह स्पष्ट किया है कि यदि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर कोई हमला किया जाता है तो अमेरिका और नेटो रशिया के विरुद्ध सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, और यदि नेटो टेरिटरी के ऊपर कोई हमला होता है तो ऐसे में अमेरिका और नेटो डायरेक्टली मिलिटरली रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। और जाहिर है कि वर्तमान समय में अमेरिका और नेटो यूक्रेन को भी मिलिटरली इक्विप कर रहे हैं। अमेरिका ने हाल के समय में यूक्रेन को $650 मिलियन की मिलिट्री एड प्रोवाइड कराई है। स्टिंजर और जेवलिन जैसी मिसाइल्स भी अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ नेटो देशों के द्वारा भी लगातार यूक्रेन को मिलिटरली इक्विप किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। रशिया और यूक्रेन का आपसी तनाव और बढ़ गया है। डॉनबास एरिया में जो रशिया सपोर्टेड सेपरेटिस्ट है, उन्होंने मोटर्स के द्वारा कुछ बम गिराए यूक्रेन की फोर्स के ऊपर, और यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की और उनके ऊपर भी मोटर बम गिराए। ऐसे में वहाँ पे जो है माहौल बहुत ही खराब हो गया है। अमेरिका का साफ तौर पे कहना है कि रशिया ने कोई भी ट्रुप्स को विड्रॉ नहीं किया। जब रशिया कह रहा है कि क्रिमिया से उन्होंने ट्रुप्स को वापस बुला लिया है, अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि बजाय वापस बुलाने के उन्होंने 7,000 ट्रुप्स को और कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। इनिशियल जमावड़ा उनका तकरीबन 1 लाख था, ये अभी 1,30,000 से 1,40,000 तक हो गया है। और बड़े पैमाने पर रशिया ने अपने फाइटर्स को भी डिप्लॉय कर दिया है, अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच वाकई में युद्ध होने वाला है? अगर युद्ध होता है तो क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है तो एक तरफ अगर नाटो की फौज होगी तो बाकी दूसरी तरफ कौन कौन खड़ा होगा? और भारत इस बीच अपनी भूमिका किस तरीके की तलाशेगा? डिबेट को ओपन कर देते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट जाने माने, मेरे साथ में हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आसिफ रमनीज, विदेश मामलों के जानकार, दुबई से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया न्यूज। अजय वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ में हैं। कर्नल शिवदान, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या वाकई में रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है या सिर्फ और सिर्फ ये शेडो बॉक्सिंग है? अगर शेडो बॉक्सिंग है तो फिर ये फॉल्स फ्लैग हमले की बातचीत क्यों कही जा रही है? और वाकई में अगर हमला होता है तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? ये साहब आजकल क्लासिकल टाइप का युद्ध नहीं होगा। आजकल का जमाना हाइब्रिड वॉर का है। हाइब्रिड वॉर में दुश्मन को डराकर उसके देश में अनिश्चितता पैदा करके उसको अलग थलग करके उसको घुटनों पर लाया जाता है और अपनी बात मनवाई जाती है। ठीक है। आपने पिछले लंबे समय से देखा होगा कि आजकल आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो पुराने टाइम में हुआ करते थे क्लासिकल रूप में जी, वो आजकल नहीं होते हैं। और उसके स्थान पर साइकोलॉजिकल वारफेयर
ये तो फिर साइकोलॉजिकल वारफेयर कर्नल का शिवदान हिस्सा फिर ऐसा जिसमें क्यों है रूस- कि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि भाई देखो रशिया ने बिल्कुल टारगेट सेट कर लिया है और जो 44 टन का उसका परमाणु बम है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, ये भी रशिया ने अपनी तरफ से तैयारी कर लिया है। रशिया के पास 336 मिसाइल है, रशिया के पास में 4684 तोपें हैं, रशिया के पास में 5220 हथियारबंद वाहन हैं, रशिया के पास में 2840 टैंक हैं, ये सब कुछ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। फिर क्या सिर्फ हाइब्रिड वॉर है ये? क्या वाकई में माना जाए देखिए, ऐसा जिस तरह है, की सैटेलाइट हाइब्रिड इमेजेस वॉर- आ रही हैं कर्नल शिवदान, क्या ये माना जाए सिर्फ गीदड़ भपकी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाइब्रिड वॉर में ये महसूस कराया जाता है कि हम वाकई युद्ध छेड़ने वाले हैं और यदि हमने जरा सा भी स्पार्क लगा दिया ठीक है। तो आपका ध्वंस हो जाएगा और दुनिया में तबाही मच जाएगी। अभी तो दुश्मन डरेगा। ठीक है। यदि इस तरह के डिप्लॉयमेंट नहीं होंगे तो दुश्मन डरेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लड़ाई के कगार तक जाते हैं लोग और फिर वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा काफी लंबे समय से अमेरिका भी यही कर रहा है और चीन ने भी यही करने की कोशिश की है हमारे साथ में। लेकिन इस बीच और मेजर मोहम्मद अली लंबे शाह, समय से हमारे लेकिन साथ इस बीच मेजर शाह युद्ध लड़ रहा है। हाँ, लेकिन इस बीच मेजर शाह खबर ही आई है कि 23 साल के बाद कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूक्रेन संकट के बीच रशिया के दौरे पर जा रहा है। 2 दिन तक इमरान खान लगभग 48 घंटे के बाद में रशिया की सरजमी पर रहेंगे। ये भारत के लिए कितनी अहम बात हो जाती है मेजर शाह? जी, अभी हमने कर्नल शिवदान साहब को सुना और मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दरअसल ये हाइब्रिड वॉर है और इसमें दुश्मन को घुटने के बल लाया जाता है, डरा के, धमका के। नहीं तो वो दुश्मन डरेंगे ही नहीं। अभी जो रशियन जो ट्रूप्स हैं वो 6 मील से लेके 25 मील के करीबी तक आ गई है यूक्रेन बॉर्डर के। लेकिन इसकी 4 वजह है राशिद भाई, वो कमिट कर देगा ये 4 वजह क्या है, जो जहां तक मेरा मानना है क्यों ये प्रॉपर टाइप युद्ध नहीं होएगा। 4 लेकिन वजह एक बात ये ये है बताइए, कि- अगर सिर्फ नहीं, हाइब्रिड वॉर है, नहीं, मेजर शाह यहीं से सुन तो अपनी बात आगे लीजिए। बढ़ाइएगा, अरे सुन मेजर तो शाह यहीं लीजिए। से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अगर ये सिर्फ हाइब्रिड वॉर है, टीम पीसीआर जरा जितने भी शॉट्स हैं हमारे पास में, जो विध्वंसक शॉट्स हैं, जो विध्वंसक विजुअल्स आ रहे हैं, एक बार जरा स्क्रीन पर वो भी डालें। हाँ, ये इन तस्वीरों के साथ में एक बात ये बताइए मेजर शाह, क्या सिर्फ और सिर्फ ये हाइब्रिड वॉर हो सकता है? यूक्रेन की सीमा पर 1.5 लाख फौजी हैं, क्या सिर्फ हाइब्रिड वॉर है? बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी गई है, क्या ये सिर्फ हाइब्रिड वॉर है? अमेरिका भी ये कहने लगा है कि कभी भी हमला किया जाएगा, क्या ये सिर्फ हाइब्रिड वॉर है? मैं आपको बताऊं मैं क्यों बोल रहा हूं ये हाइब्रिड वॉर है। 4 ऐसी खास वजह है। पहली बात, आर्टिकल 5 नेटो एक्ट के तहत क्या बोलता है, जो कि 29 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि जहां पे जो अगर किसी भी एक नेटो अलायंस के ठीक ऊपर है। हमला हुआ तो सारी नेटो अलायंस कंट्रियां साथ में ज्वाइन कर लेंगी और उस पर सैंक्शंस के लगाए हुए अलावा उस ठीक है। पे भी जो भी एक्शन उनके चाह वो कर सकती हैं। तो क्या व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इतना दम होगा कि वो नेटो अलायंस से पंगा लेगा? पहली बात। दूसरी बात, हम सब अमल शांति चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? रशिया भी जाती है, यूक्रेन भी जाती है, नेटो, ठीक है। तीसरी बात, भाई ये वक्त बहुत गलत है, कोरोना वायरस का वक्त है, इकोनॉमी डाउन है, तो ये इकोनॉमी हमको आगे लानी पड़ेगी। चौथी वजह, मिलिट्री तरीके से अगर देखा जाए, मिलिट्री तरीके से टैक्टफुली, भाई देखिए आपको मैं ले आता हूँ मिड 1960s में, जब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ हिंदुस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब आगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि क्या हिंदुस्तान की सेना तैयार है चीन पे युद्ध बोलने में, हमला तो बोलने में? उन्होंने मना कर दिया था साहब। उन्होंने कहा था अभी बर्फ वहां पे पिघल रही है हाई एल्टीट्यूड एरिया में, ईस्टर्न ठीक है। एरिया में, और ये सही मौका नहीं है, अभी हम लोग हमारे ट्रूप भी एक्लेमेटाइज नहीं है। लेकिन- बस वही लॉजिक मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, वही लॉजिक यहाँ पे देता हूँ मैं। विदेश मामलों अभी- के जानकार दुबई से लाइव आसिफ रमनीज दाऊदी भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आसिफ रमनीज दाऊदी, ठीक है मेजर शाह, ठीक है मेजर शाह, दोबारा आपके पास में आते हैं मेजर शाह, दोबारा आपके पास में आएंगे। आसिफ रमनीज दाऊदी, मेरे 2 एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यह हाइब्रिड वॉर हो सकता है, सीधे तौर पर जंग का मैदान तैयार दिख रहा है लेकिन जंग नहीं होगी। 3rd वर्ल्ड वॉर को लेकर के जितनी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हम क्या माने? जो पुतिन कह रहे हैं वो गीदड़ भपकी है, जो जेलेंस्की चिल्ला रहे हैं वो गीदड़ भपकी है, या जो बाइडेन जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल सायरन है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है? राशिद साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 3rd वर्ल्ड वॉर की जो आप बात कर रहे हैं या होने की एक आशंका दिख रही है,
और आपने कहा कि ट्रूप्स और सारी जो आर्मी वहां की अब पूरी इतनी ताकत जो है, यूक्रेन और रशिया का कोई मुकाबला तो है नहीं मिलिटरली अगर देखा जाए। तो उसमें एक चीज आप और ऐड कर दें कि उसमें मिसाइल की जो परमाणु हथियार है उसका भी एक वॉर ट्रायल किया गया था अभी 2 दिन पहले, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था। तो क्या लगता है कि यूक्रेन इतना पावरफुल है कि रशिया को तमाम चीजों को करने के लिए उसको न्यूक्लियर से लेके अपने जितने भी ट्रूप्स हैं, जितने भी टैंक्स हैं, वो सब वहां लगा दें और उसके वो मैसेज पूरी दुनिया को देना चाह रहे हैं, और वो अमेरिका और नेटो की फोर्सेस को ये मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि नेटो का तो मेंबर है नहीं यूक्रेन, और यहाँ पे मसला वही है कि वो रशिया ये चाह रहा है कि वो मेंबरशिप उसको नहीं मिले ताकि सारे अलाइड फोर्सेस होके उस पर बाद में अटैक न करे। रहा सवाल, आपको ये लगता है कि ये जो पुतिन है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का पूरा जिम्मा, जैसे जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर पूरी तमाम जिम्मेदारी आ गई थी और 90 साल तक उसको पूरा हर्जाना जो है उसका भुगतना पड़ा था, और उसके बाद क्या क्या रिपरकशन हुए और किस तरह से हिटलर और वो सब एक दूसरी चीज है। और क्या आपको लगता है या हमें लगता है या दर्शक को कि पुतिन ये चाहेंगे कि पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो जिम्मा आज की तारीख में है और पूरी दुनिया से पंगा ले? ये कहीं ना कहीं वो एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे कि उनको लगता है कि दुनिया में जो एक सुपर पावर्स की लड़ाई है, ये अमेरिका और रशिया का कोई नया मामला है नहीं। आप 1945 से आप 1991 तक जब यूएसआर का पूरा वो हो गया था, पूरी कंट्रीज अलग हो गई थी। लेकिन आसिफ भाई, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि ये वर्चस्व की जंग के बीच सब कुछ चल रहा है और ये साबित करने की कोशिश है कि देखो दुनिया में सुपर पावर मैं हूं, दुनिया में सुपर पावर मैं हूं। अगर इकोनॉमी की बात आएगी तो सुपर पावर हम हैं, डिफेंस की बात आएगी तो सुपर पावर हम हैं, अगर न्यूक्लियर न्यूक्स की अगर बात आएगी तो सुपर पावर हम हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ये सुपर पावर अपने आप को साबित करने की नौबत आखिरकार आई तो आई क्यों? क्या ट्रंप वाला अमेरिका अब बाइडेन का अमेरिका बन गया है इसलिए नौबत आई है? मेरा ये भी सवाल है। और सुपर पावर साबित करने की ये जंग दुनिया को कहां लेकर के जाएगी? क्योंकि हमने एक जमाने में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के वक्त में भी देखा था कि इसी तरीके की वर्चस्व वाली जंग चली थी और भारत के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी कि आखिरकार स्टैंड लें तो क्या लें, और आज भी भारत इसी मुहाने पर आकर के खड़ा है। वर्चस्व की लड़ाई बिल्कुल है राशिद भाई। इसमें मैं 2-3 चीजें बहुत ही क्विकली आपको ये बताता चलूं कि ये कोई अमेरिका और रशिया का कोई नया मामला है नहीं। आपने इंडो पैसिफिक पे भी देखा और चाइना किस तरह से अभी रशिया के करीब आता जा रहा है। अभी आपके ही बातों में मैंने देखा कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया जा रहे हैं और वहां पे उनकी कुर्बत बढ़ रही है, और वहां कैसे, और हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का किस तरीका का रिलेशन है, और ऐसी सिचुएशन में उसकी एक कोशिश होगी कि कैसे इंडिया को, जैसे आपने देखा था ना अफगानिस्तान में, इंडिया की क्या पॉलिसी हो सकती है, इंडिया को साइडलाइन किया जाए, जो वो कर नहीं पाए क्योंकि इंडिया की पॉलिसी डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है, पुतिन हालांकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था यूएस एजेंसीज के जरिए कि 16 फरवरी को हमला हो जाएगा, उसी दिन पता चला कि आसिफ भाई मैं फिर दोबारा आपके पास में आता हूं। ठीक 2 मिनट के बाद मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा क्योंकि डिबेट ओपन टू ऑल करना बहुत जरूरी है। अजय वर्मा हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हैं। अजय जी, भारत की सिचुएशन आने वाले दिनों में क्या रहेगी? क्योंकि भारत के जहन में कूटनीति के लिहाज से और सामरिक नजरिए से यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें आती हैं। भारत ये देखेगा कि रशिया के साथ में जो हमारी डिफेंस डील चल रही थी, कहीं वो डिफेंस डील खटाई में ना पड़ जाए, अधर में न लटक जाए। S-400 एयर डिफेंस डील को लेकर के किसी भी तरह के सवाल ना उठने लगे। भारत ये भी देखेगा कि हमें क्वाड में अमेरिका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी खुश करके रखना है। लेकिन भारत के सामने स्थिति यह है कि क्वाड के जो बाकी 3 मुल्क हैं वो चले गए हैं यूक्रेन के समर्थन में, लेकिन भारत का जो स्टैंड है अभी तक कभी क्लियर सा नजर आता है और कभी यूनाइटेड नेशंस में जाकर के भारत ये कहता है नीति के दम पर समस्या का हल निकलना चाहिए। तो भारत के लिए मौजूदा सिनारियो क्या, किस तरीके का देखते हैं आप? भारत को अपनी जो पोस्चरिंग है वो मेंटेन रखना चाहिए। कूटनीति ही एक तरीका है इस पूरे इश्यूज को सॉल्व करने का। और आप जो इसके पहले जो हाइब्रिड वॉर वगैरह की बातें हो रही थी, हमें भी पता है कि वॉर होना नहीं है। दिस इज नथिंग बट पोस्चरिंग। ये एनर्जी की लड़ाई है। ठीक है, इट्स अ वॉर ऑन एनर्जी विच इज द पावर। एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच ना तो यूएस का है, यूरोप का तो हो ही नहीं सकता है अभी की तारीख में। आज की तारीख में रशिया जो है
उसकी कोशिश ये रहेगी कि यूक्रेन किसी तरीके से नाटो के साथ ना रहे, क्योंकि यूक्रेन हैज बीन अ मेजर सोर्स ऑफ नेचुरल गैस सप्लाई टू यूरोप। करेक्ट। दैट कुड बी, वो एक बहुत बड़ा इनके हाथ में हथियार है यूरोप को अपने हाथ में रखने का। एक तरह से देखा जाए तो ये लड़ाई कहा जाए कि गैस कस्टमर्स और गैस सेलर्स के बीच की बनती जाएगी, कि आने वाले दिनों में भी था, पहले भी था, और अभी जो आप देख रहे हैं इट इज नथिंग बट सिंपल पोस्चरिंग, कि हम ये हमारे पास ये है, आप सुधर जाओ, आप सतर्क रहो। उसका कहना है कि तुम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये है। जो आप नंबर ऑफ मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर, गन्स की हम बात करते हैं, अच्छा। वो तो उनके पास है। वो आपको अखबारों में, मीडिया में नंबर्स पे हम खेलते हैं सिर्फ। लेट्स नॉट गो ऑन दैट। द प्रैक्टिकल फैक्ट एंड द फैक्ट रिमेन्स कि इट इज नथिंग बट पोस्चरिंग। देयर इज, और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो आप भूल जाएं। आप ठीक कह रहे हैं। तभी मुझे ऐसा लगता है अभी की तारीख में, हाँ। आज के इकोनॉमिक इश्यूज और क्राइसिस में हिम्मत है कि दे वुड गो फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर। सर अरविंद जी, क्या बाकी जो 4 गेस्ट कह रहे हैं अब इत्तेफाक रखते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये पोस्चरिंग की लड़ाई है? पोस्चरिंग ऐसी जहां पर अमेरिका ये कहने में लगा है कि अगर तुमने आंखें दिखाई तो इटली, तुर्की, नीदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम में अपने 100 परमाणु बम हमने फिट करके रखे हैं, सीधे तुम पर टारगेट कर देंगे। रशिया ये कहता है कि यूक्रेन की सीमा पर 336 मिसाइल, 4684 तोप, 5220 हथियारबंद वाहन, 2840 टैंक हमने डिप्लॉय करके रखे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ ये पोस्चरिंग की लड़ाई है अरविंद जी? देखिए, अब इसको मैं कहूंगा कि बनियों से न जोड़ा जाए, जाति से, लेकिन असल में ये बनियों की लड़ाई है। अच्छा। और एक लेवल की नहीं है, 2 लेवल की है। एक बात तो सब लोग लगभग कह रहे हैं कि नेचुरल गैस और बाकी चीजों की लड़ाई है, और पोस्चरिंग के जरिए रूस को दबाना और उसको मजबूर करना, ये एक फैक्टर है। और इसके लिए अचानक आप देख रहे हैं कि अमेरिका की दिलचस्पी बहुत ज्यादा नाटो को लेके और यूरोप के मसले को लेके हो गई। तो एक लेवल तो ये है, लेकिन मुझे लग रहा है दूसरी वजह भी एक और साथ में चल रही है, वो है कि आर्म्स का बिजनेस दुनिया में काफी बड़ा है। तो आर्म्स के बिजनेस वाले लोग लगातार कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं और करते रहेंगे जिससे उनके सौदे होते रहें। और जो भी कमजोर देश हैं या जो नेचुरल रिसोर्स वाले देश हैं जिनके पास वो अपनी संपदा अपने लोगों पे न खर्च करके हथियारों पे खर्च करें। ठीक है। ये एक लड़ाई है। और यूक्रेन बड़े पैमाने पे हथियार खरीदे अमेरिका से और नाटो देशों से, और फिर उनका डिप्लॉयमेंट हो, वो भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें खतरा ये होता है आमतौर पे कि इसी में कभी कोई स्पार्क मुश्किल कर देता है। ठीक है। अभी संजोग या अच्छी बात यह है कि ऐसा स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा स्पार्क कई बार नेशनलिटीज के सवाल से और किसी इंडिविजुअल के पागलपन या अति एम्बिशस हो जाने से होता है। वो संजोग से अभी यूक्रेन में भी जो रूस और वहां के स्थानीय लोगों का टकराव है, वो भी नेशनलिटी का सवाल ऐसा नहीं दिख रहा है जो वार करा दे। और दूसरी ओर पुतिन में लक्षण दिख रहे थे कि पुतिन में वो पागलपन आ सकता है, लेकिन पिछले काफी समय से पुतिन का व्यवहार भी बदला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन भी लड़ाई करने तक जाएंगे। बाइडेन को लेके सब लोग मान रहे थे कि ये ट्रंप से काफी भले और अच्छे होंगे, लेकिन बिजनेस इंटरेस्ट जैसे आया है हम पाते हैं कि बाइडेन का बिहेवियर भी अमेरिकी बिहेवियर है, वो कोई ट्रंप और बाइडेन का फर्क उसमें मिट गया है। ठीक है। लेकिन ये सभी जो अभी के विलन कहिए या हीरो कहिए, ये ऐसे नहीं लगते जो अपने पागलपन में युद्ध करा देंगे। ये सब बिजनेसमैन हैं और होशियारी से अपना बिजनेस फैलाने, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। ये तनाव जरूर कुछ बैलेंस आगे पीछे करेगा, लेकिन वो कहां जाएगा अभी ये भी कहना मुश्किल है। क्या ये जियोपॉलिटिकल बैलेंस को आगे पीछे करेगा? अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अजय जी, फिर से आपके पास में आते हुए मुझे एक चीज ये समझाइएगा कि अगर पुतिन जिद्दी हैं, अगर बाइडेन ये कहने में अब लगे हुए हैं कि ठीक है, अगर पुतिन चाहते हैं तो फिर हम बातचीत कर लेंगे ना, बातचीत की मेज पर आकर के बैठ जाएंगे, तो ऐसे में सवाल अजय जी ये पैदा हो जाता है, भारत का स्टेक पर क्या क्या है?
खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि आने वाले दिनों में $120 प्रति बैरल कच्चा तेल चला जाएगा। तो भारत का स्टेक क्या क्या है? अगर दुनिया की इकोनॉमी की वजह से भारत की इकोनॉमी भी प्रभावित होती है तो भारत का स्टेक क्या क्या है? यूक्रेन के साथ में हमारा व्यापार है तो भारत का स्टेक क्या क्या है? रशिया के साथ में हमारी डिफेंस डील है तो भारत का स्टेक क्या क्या है? अमेरिका को भी साथ रखने की जरूरत है तो भारत का स्टेक क्या क्या है? और भारत के दो जानी दुश्मन पाकिस्तान और चाइना भी नजर बना करके रखे हुए हैं इस वर्ल्ड सिनारियो पर, तो भारत का क्या क्या दांव पर लगा हुआ है? अजय जी। राजेश जी, मेरे हिसाब से तो अगर आप ये जो स्टेक्स की बात होती है ना, स्टेक्स डिप्लोमेटिक स्टेक्स होती हैं, और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है यूक्रेन के मामले में या रशिया यूएस के मामले में। द वे वी हैव बीन प्लेइंग ऑफ द लास्ट डिकेड, हम जिस तरह से दोनों को बैलेंस लेके चल रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड, एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत ही अच्छा और शानदार डिप्लोमेटिक स्टैंड रहा है हमारा कि मेंटेनिंग द बैलेंस। चाइना के साथ भी हम लोगों के साथ थोड़ा, बट क्या है कि चाइना के साथ बहुत ज्यादा हम दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो इकोनॉमी अगेन बिजनेस, देखिए आज की तारीख में आप इकोनॉमी को किसी चीज से अलग नहीं कर सकते। ठीक, डिफेंस एक्सपेंशनिस्ट अप्रोचेस अब खत्म हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट अब इकोनॉमिकल जो स्टेप्स होगा कि कैसे इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को कहीं जाकर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें छोटे मोटे जो देश होते हैं उनके लिए इश्यूज होती हैं। भारत के साथ ऐसा मेजर इशू है नहीं आज की तारीख में। जहां तक डिफेंस का है, वी आर स्टैंडिंग विद रशिया। जहां तक इकोनॉमिक और अदर बिजनेस जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, से हाई टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वी आर विद यूएस ऑल्सो। चाइना के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं उस मामले में। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि कहीं भी हमारे किसी भी चीज पे स्टेक्स पे हम खड़े हैं। पाकिस्तान के साथ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ हमारा नेबरली रिलेशंस बहुत डिफरेंट रहता है और वो विद इलेक्शंस विद टाइम चेंजेस करता है। आपको भी पता है कैसे वो क्या होता है। हम इन्फ्लुएंस करते हैं किसी इश्यूज पे जहां की बॉर्डर्स, अभी भी आपने पिछले कितने दिनों में आप दोनों के बीच में संघर्ष और स्ट्रेट फाइट देखा है? मैंने तो नहीं सुना। बॉर्डर इश्यूज पे स्कमिशेस होती हैं, थोड़े बहुत इस तरह के इश्यूज होते हैं। अगेन दैट इज अ पोस्चरिंग दोनों नेशन का है। तो पाकिस्तान गोइंग टू रशिया ऑन यूक्रेन इशू, कमिंग क्लोजर टू चाइना, going closer to US or coming away from US shirking Pakistan away from it, India moving in the entire thing. हमारे साथ सबसे बड़ी चीज यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स का है, so we have to be very protective about them. जहां तक नेचुरल गैसेस और एनर्जी का सवाल है, हम उसको लूज भी नहीं करना चाहेंगे। तो यही दो तीन छोटी सी चीजें जो है जो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, पर हमारा कुछ भी स्टेक पे नहीं है इस दौरान। ठीक है, यानी भारत के लिए अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है कि हम प्रोज एंड कॉन्स, चेक्स एंड बैलेंस के तौर पर तौल करके देखें या वो बैलेंस लेकर के चलने की कोशिश करें। लेकिन कर्नल शिरदान, क्या है ना, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी है चाइना। अब पाकिस्तान की क्या बात आती है? कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि किसी भी तरीके का डेविएशन लेकर के हम चलते रहें। फर्ज कीजिए कि आगे आने वाले दिनों में रशिया ये कहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा या फिर नहीं, इसे लेकर के रेफरेंडम करा लो। फिर उसके बाद क्रीमिया को भी लेकर के ये कहा जाए कि फिर से दोबारा एक बार रेफरेंडम करा लो। अब रेफरेंडम एक ऐसा शब्द है ना कि पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा और किसी ने भी लपक लिया। रेफरेंडम शब्द को पाकिस्तान लपक लेता है और पाकिस्तान कहता है कि इतना बड़ा मुल्क देखो जनमत संग्रह करा रहा है तो कश्मीर पर हमें भी कराना चाहिए। क्या इस तरह के भी रेपरकशंस भारत के लिहाज से आगे आ सकते हैं क्या, कर्नल शिरदान? देखिए, सबसे पहले तो रशिया की जो लॉयल्टी है, जिसको हमारी विश्वसनीयता कहते हैं, उसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है भारत के लिए। क्योंकि भारत को रशिया ने 1971 से लेकर आज तक हर युद्ध में, हर स्थिति में सपोर्ट किया है। और S-400 जो मिसाइल भारत को दी है, वो एक बहुत ही कारगर हथियार है हमारे पास एयर डिफेंस के लिए। इसके साथ साथ रेफरेंडम के बारे में ये कहना है मेरा कि पाकिस्तान को कोई मौलिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार जिसको बोलते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में एक प्रॉपर प्रक्रिया के द्वारा हुआ है जो अंग्रेजों ने तय की थी। राजा हरि सिंह ने अपनी सहमति दी और उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ है। तो इसमें कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है कि जिसमें कि हम रेफरेंडम की बात को माने। और इसी वजह से विश्व की महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रशिया
किसी ने भी इसको रिकमेंड नहीं किया है कि JNK में रेफरेंडम होना चाहिए। इसलिए रेफरेंडम की बात तो अब बिल्कुल डेड हो गई है, इसका कोई वजूद नहीं है। रेफरेंडम की अब दूसरी बात आ जाती है, यूक्रेन में जितने भी छात्र फंसे हुए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह, यहां पर अब पॉलिटिकली भी टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। यूक्रेन में जितने भी फंसे हुए भारतीय छात्र हैं, अभी लगभग 24 घंटे पहले RLD के नेता जो हैं जयंत चौधरी, उनका यह कहना है कि बड़ा ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया जा रहा है, क्यों नहीं आखिरकार ऑपरेशन एयरलिफ्ट उस एक्सपैंडेड फॉर्म में शुरू किया जाता कि जितने भी भारतीय छात्र हैं तुरंत ही उन्हें वापस भारत लेकर के आया जाए। सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में इस लिहाज से आप किस तरह से देखेंगे मौजूदा अभी जो भी घटनाक्रम बदल रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक जो कार्रवाई करी है हिंदुस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही करी है, और ये एडवाइजरी जारी करना बहुत ही सही है। देखिए, बात ऐसी है कि अमेरिका ने तो बाय ऑर्डर अपने डिप्लोमेट्स को एम्बेसी खाली करवा के वापस बुलवा दिया। हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं करा। हिंदुस्तान ने फाइनल निर्णय अपने पे छोड़ा है। ठीक है, आपकी हिफाजत की हम बात करें, आपकी बेहतरी की बात करें, आप आ जाइए वापस, क्योंकि वहां पे आप सुरक्षित शायद ना हो। और स्पीड अप करते हैं ऑपरेशन की बात करी तो हिंदुस्तान ने जहाज का जो जितने जहाज वहां जाते थे वो और स्पीड अप कर दिए हैं, और जहाज वहां पे जा रहे हैं। और ऐसा हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं किया है, गल्फ वॉर के टाइम पे भी किया था, अफगानिस्तान में जब 15 अगस्त के बाद तालिबान आ गए तब भी किया था। तो हिंदुस्तान ने स्पीड अप तो करे हैं ऑपरेशन, लेकिन आखिर निर्णय तो अपने आप पे छोड़ा है अपने हिंदुस्तानियों में। जैसे अजय वर्मा जी ने कहा कि वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे वहां पे, ये बहुत बड़ी बात है। एट द सेम टाइम हम चाहेंगे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स भी बरकरार रहे वहां से। और जैसे कि कल शिवदान ने कहा, बिल्कुल हमारे जो रशिया जो है हमारी बहुत बड़ी आर्म्स की पार्टनर है। अभी S-400 जो रशिया ने हमको दिए हैं बहुत ही कारगर हथियार है। तो हम एक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। और जी हाँ, अब ये टाइम आ रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, उनको तो एक साइड लेनी पड़ेगी भैया, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको तो साइड लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या ये युद्ध में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या अगर युद्ध पे जाता भी है, फर्ज करिए बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर रशिया धावा बोलता भी है यूक्रेन पे, तो भाई 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को ले लिया था तब कर सकता था, लेकिन ना, नहीं किया। 16 फरवरी की तारीख आई थी जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन में, उन्होंने वीडियो डाला था फेसबुक पे कि 16 फरवरी को रशिया हम पे अटैक करेगा, लेकिन नहीं हुआ। बल्कि 16 फरवरी की दोपहर शाम को ही रशिया वहां से ट्रूप पुल आउट करने लगी। अमेरिका ने यह भी कहा था कि 20 फरवरी से पहले, जबकि बीजिंग ओलंपिक गेम्स खत्म होंगे तब रशिया धावा बोलेगा। आज 21 तारीख हो गई है, लेकिन ऐसा अब हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियां, टैंक्स हैं, उन पे एक स्क्वायर में व्हाइट कलर का Z साइन है, ऑपरेशन Z जो रशिया ने लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया बताऊं मैं आपको? ये इसलिए, एक तो हाथ मरोड़े उनका, आर्म ट्विस्ट करें, दूसरी बात इससे दिखाता है कि फ्रेंडली फायर ना हो उनके देश के लोग, क्योंकि यूक्रेन और रशिया तकरीबन एक जैसे ही है। मिखाइल गोर्बाचोव थे। इन सभी के बीच में एक और चीज आ रही है, हालांकि आप पांचों, आसिफ रमीज दाऊदी जी, मेरे जितने भी पांचों गेस्ट हैं, हर किसी ने एक ही बात बोली है कि एक वर्चुअल वॉर है, ये गीदड़ भभकी है, या यूं कह लें कि अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करने की जंग है, और असली जंग नहीं होगी। ये अभी तक मुझे समझ में आया। लेकिन क्या है ना, इस बीच 3 शब्द बार बार मेरे कानों को टकराते हैं पिछले 20 दिन में, और वो 3 शब्द हैं फॉल्स फ्लैग अटैक, यानी एक ऐसा हमला जो इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है या करवाया जाता है, जिसमें सीधे तौर पर अपना हाथ ना तो बताया जाता है ना साबित किया जाता है, लेकिन हमले के लिए दूसरे मुल्क को उकसाया जाता है। और रशिया यही करने की कोशिश कर रहा है। यह कहना यूक्रेन का, यह कहना अमेरिका का, यह कहना US इंटेलिजेंस का, यह कहना US रिपोर्ट का। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वाकई में युद्ध नहीं होगा तो फिर आसिफ रमीज दाऊदी जी, यह फॉल्स फ्लैग अटैक क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई इंडिकेशंस हैं? रशीद भाई, इंडिकेशंस बहुत है। जो 3 शब्द आपके कानों में हमेशा 20 दिनों से आ रहे हैं, वही मेरे 3 फ्रेजेस मेरे कानों में हमेशा से आ रहे हैं रशिया को लेके और इस तमाम सिचुएशन को लेके। वो शेक्सपियर का कोट है, टू बी एक और नॉट टू बी दो, दैट इज द क्वेश्चन। ये 3 फ्रेजेस जो है ना, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाना चाहेगा रशिया और उसकी सारी जिम्मेदारी लेगा? ये वर्चस्व ही है, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर होगा। छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं हो सकती है और होंगी, लेकिन आप देखें साइड बाय साइड, आपने अभी देखा होगा कि किस तरह से फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अभी बीच में जो कहते हैं ना बातचीत का सिलसिला शुरू करवाया, जिसमें जो बाइडेन तैयार है मीटिंग के लिए, और मीटिंग की बात भी चल रही है। अभी कल ही संडे में जो बाइडेन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करी, डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुले हुए हैं। तो इसमें यह देख के यही लग रहा है कि ये जो
क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और रशिया ने किस तरह से यूएसआर का जो विभाजन हुआ था, डिवीजन हुआ था 1991 में, क्या और छोटा होने की, आई मीन यूक्रेन इतनी शक्ति रखता ही नहीं है राशिद भाई कि रशिया इतनी पावर दिखा के उसको एक चाहे तो इतनी देर में वो 1 मिनट में अटैक करके खत्म कर दे। लेकिन ये तमाम चीजें जो वो भौकाली देना कहते हैं ना हमारी तरफ, वो भौकाली दे रहा है। और हाँ, कोई अगर पागलपन आ जाए, जैसे कि उस वक्त हिटलर ने किया, अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे कि किसी पे क्रेजीनेस सवार हो जाए और कुछ गलत फैसला हो जाए इस तमाम जोश में, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लॉजिकली ऐसा नहीं लगता है कि ये वॉर होने की कोई भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें ये जरूर है कि हिंदुस्तान का जो है ना, वो अगर वॉर नहीं है, अगर हाइब्रिड वॉर है, अगर वर्चुअल वॉर है, तो इसके पीछे का एक दिमाग, मैंने एक रिसर्च की। मैंने पिछले कुछ दशकों में रशिया का बजट उठाया, और इस बजट में मुझे जो चीज अरविंद जी समझ में आई है कि अगर जंग होती है तो भी, और अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो भी, या इस तरह के सेंटिमेंट बनते हैं तो भी, रशिया को अभी भी बड़ा फायदा है क्योंकि रूस के बजट में करीब 40% रेवेन्यू का सोर्स अकेले तेल है। कच्चा तेल सस्ता होता है तो रशिया की इकोनॉमी गिरती है, और अगर कच्चा तेल महंगा होता है, $100 प्रति बैरल के पास चला जाता है, तो फिर रशिया की इकोनॉमी उड़ान भरने लगती है। क्या यह भी कुछ पुतिन के दिमाग में चल रहा होगा अरविंद जी? नहीं, तेल से वो करेंगे नहीं। तेल वजह नहीं है, वजह असल में यूक्रेन है और गैस सप्लाई है, यूरोप की पॉलिटिक्स में दखल है, उसमें ताकत बढ़ाना है, ये सब खेल हैं। और कहीं ना कहीं रूस के दिमाग पे अभी भी पुराने सोवियत संघ वाली भावना है कि ये सारे इलाके हमारे अंदर थे। अब कहने को वो सब एक यूनियन के सदस्य थे, लेकिन जो भी बैठता है मॉस्को में उसको लगता है ये हमारे उपनिवेश हैं या हमारे गुलाम हैं। कहीं से गेहूं आता था, कहीं से गैस आता था, कहीं से बाकी मिनरल्स का सोर्स बहुत कुछ है। तो इसलिए वो एक दिमाग में है, और मेरे ख्याल पुतिन को भी रह के, क्योंकि एटमी हथियार सबसे ज्यादा उनको मिल गए, तो उनको रह के ये लगता होगा कि ये चीजें आनी चाहिए। हमारे लिए जरूर ये मुश्किल होगी बड़ी। अभी अजय बोल रहे थे तो मुझे लगा कि वो शायद हल्का कर रहे हैं बातों को, क्योंकि ऑलरेडी जितनी कीमत बढ़ चुकी है पेट्रोलियम की, वो भी चुनाव के चलते रुकी है, नहीं तो अब तक अपने यहाँ हाहाकार मच गया होता। तो अगर $10-15 और बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत भारी मुश्किल होगी। और मुश्किल में जो खतरा है वो और फिर ये है कि सरकार अपने हिस्से के टैक्स को कम कर सकती है, क्योंकि जो हाय हुई है महंगाई पे, उसमें अब सरकार कीमतों को आसानी से पास करने वाले विकल्प को जो अब तक वो करती आई है, वो नहीं करेगी। तो फिर सरकारी रेवेन्यू कम होगा, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, विदेश व्यापार पे असर पड़ेगा, माने जो हमारा बैलेंस है वो काफी गड़बड़ हो। तो इकोनॉमी का असर मैंने स्टेक्स की बात की थी सर, मैंने स्टेक्स की बात की थी, इम्पैक्ट की नहीं। इम्पैक्ट अलग है। स्टेक्स हमारा यूक्रेन इस पूरे क्राइसिस में हमारे स्टेक्स क्या है, उसका एक इम्पैक्ट आप बता रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस में प्राइसेस हाई हो जाएंगी। बात से हम इनकार कर सकते हैं कि अभी मौजूदा दौर में रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, या फिर रशिया और अमेरिका के बीच जो भी चल रहा है, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए, एक खतरे का अंदेशा नहीं है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है, हिंदुस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपको लगता नहीं कि इस तरह के भी दुष्परिणाम भारत के लिहाज से आ सकते हैं? ये किसके लिए था? ये मेरा सवाल आपसे है अजय जी। अच्छा, नहीं, मैं तो ये वही तो मैं कह रहा हूं ना। देखिए, स्टेक्स की बात आती है ना, डिप्लोमेटिक स्टेक्स जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेक्स हैं, उसमें हम इस पूरे क्राइसिस में हमारा क्या रोल होना चाहिए, हम किस साइड लें, क्योंकि हमारे लॉसेस तो होंगे, इसके इम्पैक्ट। अगर मान लीजिए कि कल को, मैं ये नहीं कहता कि होगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना है, और ना ही ये यूक्रेन और कोई लेकर जो रशिया अटैक करने वाला है, वो एक पोस्चरिंग है। मैं आज भी कहता हूं ये पोस्चरिंग है और ये रहेगा, क्योंकि सवाल है कि आप कैसे दूसरों को प्रोवोक करते हैं टू टेक एक्शन, एंड दिस इज व्हाट रशिया इज डूइंग एट द मोमेंट। अब उसका इंपैक्ट हम पे क्या पड़ेगा? हमारे पे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मेन जो मैंने आपको बताया कि ये पूरा तेल का खेल, नेचुरल गैस का जो खेल है, और आपने भी इस चीज को माना कि अगर लड़ाई होता है तो उस केस में क्रूड ऑयल का प्राइसेस हाइक होगा। ठीक है, नहीं होता है तो नॉर्मल जो है उसमें होगा। रशिया विल बी बेनिफिटिंग, इज अ विन विन सिचुएशन रशिया के लिए, दोनों में ही है। हमारा इंपैक्ट होगा कि प्राइसेस जब हाई होंगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम पे पड़ेगा।
हमारे आम जनता पे पड़ेगा। आज की तारीख में जैसा बताया कि प्राइसेस पेट्रोलियम के बहुत हाई हैं, वो फर्दर हाई होगा, रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, एक्सचेकर पे असर जो है वो ऑफ कोर्स पड़ना है, और उसका फिल्टरिंग इम्पैक्ट या ये कहिए कि उसका जो इम्पैक्ट होगा ऑन अदर इकोनॉमिकल सेक्टर्स भी पड़ने हैं। तो वो सब तो इम्पैक्ट है। दैट इज द रीजन व्हाई मुझे नहीं लगता कि इंडिया विल टेक एनी सच स्टैंड जहां इस क्राइसिस में थोड़ा सा भी आग लगाना या उसको बढ़ावा देने की आपको रोकना चाहूंगा। मैं कर्नल शिवदान से एक सवाल करना चाहूंगा। कर्नल शिवदान, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। कहते हैं कि कूटनीति गियर शिफ्ट पैटर्न में चलनी चाहिए, यानी समय देख करके और हालात देख करके, या दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है उस हिसाब से आपको अपनी कूटनीति में यानी डिप्लोमेटिक टाइज में हमेशा ही परिवर्तन करना चाहिए। क्या भारत के लिए भी इस तरीके के परिवर्तन का समय आ गया है? ये संदर्भ मैं क्यों रख रहा हूं इसको समझिएगा। जो ट्रंप का अमेरिका था तब भारत ने यह दिखाया कि हमारी अमेरिका के साथ में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं, हमारी इजराइल के साथ में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन रशिया के साथ में फिर भी थोड़ा हमारे और रशिया के संबंधों के बीच में दूरी सी पैदा होने लगी थी। क्या अब यह वक्त आ गया है कि फिर से भारत यह दिखाए कि नहीं, अगर अमेरिका को हम एक बड़े साझेदार के तौर पर देखते हैं तो रशिया के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारे लिए है जितनी सालों पहले या दशकों पहले हमारे लिए हुआ करती थी, जब हम ये कहा करते थे फ्रॉम रशिया विद लव। देखिए, भारत अब 50वीं दशक का भारत नहीं है जी, जिसमें नॉन अलाइंड मूवमेंट चला करके भारत को अलग थलग रखा गया था, और उस वक्त भारत की कोई एस्पायरेशंस भी नहीं थी। ठीक है। और भारत सैनिक दृष्टि से काफी कमजोर था जी, जिसका फायदा चीन ने हमारे खिलाफ उठाया जी, और हमारा लंबा चौड़ा अक्साई चीन क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया, जिस पर अभी तक विवाद है और उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसको हिमालय ब्लेंडर के नाम से पुकारा जाता है। मगर अब भारत एक उभरती हुई शक्ति है और अपनी इस उभरती हुई शक्ति के लिए ठीक है उसे लोगों से संबंधित बनाने पड़ेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, आसिफ भाई, अरविंद मोहन जी, अजय वर्मा जी, मेरी डिबेट में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक चीज समझ में आ रही है, वो ये कि एक भौकाल यानी एक ट्रेलर तो दिया जा रहा है, लेकिन असली पिक्चर अभी भी सामने नहीं आ रही है। ये पिक्चर युद्ध की होगी या फिर नहीं, पूरी दुनिया यही देखना चाहती है। लेकिन अगर ये वर्चस्व की लड़ाई है तो इस जंग में अमेरिका और रशिया कहां जाने वाले हैं और भारत का क्या कुछ दांव पर लगा हुआ है। बड़ी खबर जो यूक्रेन से आएगी, रशिया या अमेरिका की सरजमी से आएगी। सबसे पहले सच्ची खबर सिर्फ और सिर्फ हम दिखाएंगे, सनसनी नहीं फैलाएंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, ड्रामा नहीं करेंगे, टीआरपी का नाटक नहीं करेंगे। सच्ची खबर रूस यूक्रेन विवाद पर सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक।